नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत। पीएम मोदी बोले, कोरोना काल में लोगों को दिए मुफ्त सिलेंडर। उत्तर प्रदेश से हुई योजना के दूसरे चरण की शुरुआत। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 16 अगस्त तक सुनवाई टली। मध्य प्रदेश विधानसभा का दूसरा दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट। विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर जमकर किया हंगामा। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए की स्थगित। ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज का बयान। ओबीसी को 27% आरक्षण के पक्ष में बीजेपी सरकार। कमलनाथ पर साधा निशाना। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, कमलनाथ को संसद का है अनुभव, विधानसभा का नहीं। खबर। श्योपुर में बाढ़ से तबाही के बाद विपक्षी विधायक बाबू सिंह जंडेल ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। जंडेल ने कहा कि बाढ़ से श्योपुर क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ हवाई दौरे किए हैं, लेकिन राहत के नाम पर बाढ़ पीड़ितों को शासन से कोई मदद नहीं मिली है। इतना ही नहीं, विधायक जंडेल ने अपना दर्द बयां करते हुए खबर भारत से बातचीत की, जिसमें उन्होंने यह कहते हुए अपना कुर्ता फाड़ लिया कि मेरे क्षेत्र के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसे में मैं कैसे कपड़े पहन सकता हूं। इतना कहकर विधायक ने अपने कपड़े फाड़ लिए। श्योपुर में बाढ़ से तबाही के बाद विपक्षी विधायक बाबू सिंह जंडेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जंडेल ने कहा कि बाढ़ से श्योपुर क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ हवाई दौरे किए हैं, लेकिन राहत के नाम पर बाढ़ पीड़ितों को शासन से कोई मदद नहीं मिली है। इतना ही नहीं, विधायक जंडेल ने कहा, अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने खबर भारत से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपना कुर्ता इसलिए फाड़ा है क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसे में कपड़े कैसे पहन सकता हूं। इतना कहकर विधायक ने अपने कपड़े फाड़ लिए हैं। श्योपुर से हम आपको खबर बता रहे थे, जहां पर विधायक जंडेल ने अपने कपड़े फाड़ लिए हैं। उनका कहना है कि उनकी क्षेत्र के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह कपड़े कैसे पहन सकते हैं। इतना कहकर बाबू सिंह जंडेल ने अपने कपड़े फाड़ दिए और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम आपको खबर श्योपुर से बता रहे हैं, जहां और इस पर अधिक चर्चा के लिए पॉलिटिकल एडिटर हृदेश धारवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदेश जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? श्योपुर में बाढ़ से तबाही के बाद विपक्षी विधायक बाबू सिंह जंडेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने अपना कुर्ता भी फाड़ दिया है। हाँ जी प्रियंका, जिससे यह विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो विधायक जंडेल वहाँ पहुंचे हुए थे, जो अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर मांग करने के लिए शासन के पास गए। उन्होंने बातचीत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। इस वजह से उन्होंने आज खबर भारत से जब बातचीत की तो अपना दुख दर्द बयां कर रहे थे। क्षेत्र जिस तरीके से नुकसान हुआ है, बाढ़ के बाद जो हालात निर्मित हुए हैं, लोग बेघर हो गए, उनको घरेलू सामान पूरा बह के पूरा बर्बाद हो चुका है, उनको खाने पीने के नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। ये दर्द कहीं विधायक का दिखा कर रहा था, जिन्होंने खबर भारत के साथ अपना दर्द साझा करते हुए अपने कपड़े फाड़ दिए। उसमें कहना था कि मेरे क्षेत्र में जनता के पास कपड़े नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, तो ऐसे में कपड़े पहने कैसे रह सकता हूँ। ये भावुक एक भावुक पल थे उनके, उन्होंने अपने कपड़े फाड़कर अपनी समस्या को बयां किया है। किस तरीके से क्षेत्र के अंदर भी तो सुनवाई नहीं हो रही, जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि होने के नाते दर्द बयां करना स्वाभाविक है। जब क्षेत्र के लोग परेशान, उनको खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जनप्रतिनिधि होने के नाते वे जब लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को असहाय समझ रहे हैं। साथ ही जंडेल
चंदेल ने अपनी कांग्रेस सरकार सॉरी बीजेपी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने कि बीजेपी शासन ने वहां पर कोई उचित व्यवस्था नहीं की है, लोगों को मुआवजा नहीं मिला, लोग आज भी भोजन के लिए कपड़े के लिए संघर्षरत है, उनकी जो समस्याएं थी जब की तब केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी वहां पर किसी प्रकार की सुविधा जो बाढ़ पीड़ितों को मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है। और साथ ही चंदेल ने जो वहाँ के कलेक्टर थे राकेश श्रीवास्तव उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार लिप्त है, उन्होंने कई लंबे समय से यहाँ पर भ्रष्टाचार किया हुआ था, लोगों की जनता से परेशान नहीं थे, बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, उनको समस्या में कोई मतलब नहीं था, इसकी वजह से कभी परेशान थे। लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कम से कम जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको कहीं न कहीं राहत दी जाए, शासन की तरफ से सुविधा मिले, पर वो नहीं मिल पा रही। इस वजह से आज विधायक चंदेल ने सदन के दौरान जो कार्रवाई चल रही थी वहां पर कपड़े फाड़कर विरोध प्रकट किया है। जी देखिए हृदय जी, अगर एक तरफ हम देखें कि सरकार जो है वो तमाम दावे कर रही है कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए हमें ये राशन मुहैया करा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए दूसरी ओर तो यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि पीड़ितों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। चंदेल ने आज खुलकर इस बात को कहा है कि शासन प्रशासन के मुखिया वहाँ पहुंचते हैं, लोग वहाँ पहुंचते हैं, लेकिन मदद के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ बयानों तक ही सीमित है। जमीनी स्तर पर हालात बहुत खराब है, क्योंकि बाढ़ की वहाँ पर आई थी भयावह स्थिति वहाँ से गुजर रही है, जिसकी वजह से लोगों के घर वहाँ बर्बाद हो चुके हैं, मवेशी वहाँ से बह गए, कपड़े अनाज जो जरूरत के सामान थे सब बर्बाद हो चुके हैं। उसके बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद उनको वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से हालात निर्मित हुए। तो विधायक ने अपना दर्द प्रकट करते हुए, दर्द जाहिर करते हुए आज कुर्ता फाड़ कर विरोध प्रकट किया है कि आखिर में जनप्रतिनिधि हूँ और मैं असहाय हूँ कि अपने क्षेत्र में लोगों का भला नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे भी कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है कि मेरी जरूरत से लोगों को मदद नहीं कर पाऊँ। साथ ही मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिर्फ बयानबाजी करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जब बात आती है क्षेत्र की समस्या की, क्षेत्रीय लोगों की, तब वे भी उचित व्यवस्था नहीं कर पाते। कलेक्टर एसपी के तबादले कर दी है, लेकिन उसके बाद भी हालात जो उसके साथ हैं जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए अभी तक नहीं मिली है। जी हृदय जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। चलिए आपको सुनाते हैं कि विधायक ने क्या कुछ कहा। केंद्रीय मंत्री दौरे पर आए थे, लेकिन फिर भी कोई राहत मिली का क्या लगता है? मेरे विधानसभा श्योपुर में 1 तारीख से बरसात चालू हुई। 1 तारीख की रात में आपदा डैम आस पास की नदियां नाले उफान पा चुका था। मौसम विभाग ने जानकारी दे दी और रेड अलर्ट अगर हो जाता मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार, और काफ़ी चर्चा में हो रहा था कि बांध टूटने की संभावना है, तो प्रशासक ने नेट को 2 तारीख को बंद कर दिया, कोई सूचना नहीं दी। नहीं तो करोड़ों अरबों का जो नुकसान हुआ, जो एकदम बाढ़ आया, बाढ़ में अपने जीव बचा के बच्चा बच्ची को निकाल के भागे। मकानों में 2-2, 3-3 शहर के माए जो बड़ौदा और शहर दोनों में जो 3 मंजिल मकाने थे, वो पड़ोसी लोग उस पर चढ़े। जब मैं घर से राउंड काट रहा था तो कोई नेट नहीं था, कोई प्रशासक चीज़ की नाम नहीं थी, और लोग बाग, महिला, बच्चे सड़कों पे जगह के चिल्ला रहे थे। ऐसे में मैं बीजेपी सरकार और प्रशासक को इनकी लापरवाही से हमारा श्योपुर नष्ट हो चुका है। अभी न तो खाने का मामला है, न कपड़ा का मामला है, रोडों पेट्रोल पंप पे लोग पड़े हैं। मैंने रात भी देखा है वीडियो में, मेरी महिला कांप रही थी, रात भी बरसात आई थी। अभी तक प्रशासक ने तो लाइट और जो 50 किलो गेहूं खाने के लिए बोला था, अभी कोई ग्राउंडों में नहीं पुगा। और ये स्थिति रही, हमारे नरेंद्र सिंह जी पुगे थे वहाँ श्योपुर के अंदर, तो कोई व्यवस्था नहीं, तो पब्लिक ने उनको घेरा, गाली गलौच और मारपीट जैसी स्थिति आई। प्रशासक को भी जनता ने पीटा है। और 3 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान का जो श्योपुर में दौरा का अनाउंस हो गया था, तो उन्होंने भी प्रोग्राम रद्द कर दिया। क्या मुख्यमंत्री जी श्योपुर की जनता को नहीं चाहते, ये बर्बादी को नहीं चाहते? आज
ये योजना जो भाषण दे रहा है मुख्यमंत्री जी, मैं घर बनाऊंगा, भैंस देऊंगा, बकरी देऊंगा, ये भी दूर की बात है। अभी तो बदबू आ रही है, आदमी मरने की स्थिति में है, अनाज सड़ रहा है और कपड़ा नहीं है। मुझे इस संकट में विधानसभा में भी मेरा दिमाग नहीं लग रहा है और मेरी जनता पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और हमारी माता बहनें बच्चे नंगे खोल दे। तो मैं एक प्रतिनिधि के नाते मैं भी नंगा होता हूँ। ये सदन और सरकार मेरी जनता को तबाह कर दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की, मुख्यमंत्री ने नहीं की। आप मेरा वीडियो श्योपुर का देखो, ये खाने में और हमारे क्षेत्र के और हमारा पड़ोसी राजस्थान के लोग समाज सेवक नौजवान साथियों ने आपदा की घड़ी में गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला शहरों में जाके सेवा कर रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, पूरी बांट रहे हैं, पर सरकार को श्रम नाम की चीज कोई नहीं है। अभी तक कोई सूद नहीं है। जो 8 रोज 10 रोज में जो रोडें टूटी हुई है, न वो रोडें बनवा रहे हैं, न लाइट पुगा रहे हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो राशन मिल रहा है, वो कार्यकर्ता बीजेपी को जवाबदारी देके अपने घरों में अनाज को भर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में सरकार ने सूद नहीं ली तो मैं श्योपुर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमारा नेता कमलनाथ जी पूगा है और परसों 2 तारीख को हमारा नेता राजा दिग्विजय सिंह भी श्योपुर पूग रहा है। पूरी कांग्रेस हमारी जनता के साथ में। मुझे आश्वासन दिया गया कि जनता का विकास और कार्य करेंगे। जिम्मेदार कौन है इसके? कलेक्टर इस पर कार्रवाई की, हटा दिए गए? जिम्मेदार कलेक्टर, एसपी, नगर सीएमओ, उपाध्याय, डीएसपी, अपर कलेक्टर, ये लोग जुम्मेदार थे। और प्रशासक को अनुभव नहीं होता है। जो क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं तो महावीर सरसोदिया और भाजपा का सुरेंद्र जाट अध्यक्ष, इन लोगों ने प्रशासक को गुमराह करके जब मैं गाड़ी से इनके बंगले पे गया, नेट खत्म कर दिया। तो ये लोग एक कमरे में गुपचुप प्लान बना रहे थे और इसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता, जो नेता है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं विपक्ष का विधायक हूँ। मैं 6 महीना से मीडिया भाइयों से भी मेरी आपने देखा हो तो मैं मांग कर रहा हूँ कि ये कलेक्टर नहीं है, ये बाबू लाइक भी नहीं है, ये परमिशन का काम कर रहा, करोड़ों का घपला कर रहा, उसमें न जाने सब लोग लिप्त है और नंबर 2 का धंधा चलता था। कलेक्टर का ऑफिस ऐसा बन रहा था जैसे चाय की दुकान है, पर सरकार को वो पैसे कमा के दे रहा था। 23 जमीनों का उसने, अगर उसकी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों की हिस्सेदारी कम करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के 48 घंटे के अंदर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी पार्टियों को अपने सभी उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर बतानी होगी और 2 अखबारों में भी पब्लिश करनी होगी। साथ ही चयन के 72 घंटे के अंदर इस आदेश की जो रिपोर्ट है उसे चुनाव आयोग को भी सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय और 5 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें इन पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि इन सब के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के तहत केस दर्ज किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाखंड और घटिया राजनीति कर रही है। कांग्रेस समाज को तोड़ने के लिए अभियान में लगी हुई है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को लेकर भ्रम फैलाया है और आज उन्होंने पाखंड किया है। पिछड़े वर्ग के बारे में कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। बीजेपी ओबीसी को 27% आरक्षण के पक्ष में है, इसे लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। 28/3 को 8/3/2019 को ये 14 से 27% आरक्षण का प्रावधान लेकर आए। 10 तारीख को उसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत हुई और 19 तारीख को हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा। शुरुआत आपने की है। 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए
10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया? कौन से कदम उठाए कि स्टे ना हो? आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के गेट पर ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही विधायकों ने असंसदीय शब्दों का बैनर पहनकर विरोध किया। आपको बता दें कि विधायकों ने ऐसे शब्दों को बैनर पर लिखा जिन्हें सदन में प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं विधायक यही बैनर पहनकर सदन के अंदर भी पहुंच गए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। धार जिले के सरदारपुर तहसील में ढाबे पर बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या भी कर दी है। बदमाशों ने गोली ढाबे पर मालिक के साथ कर्मचारियों को बंधक बना लिया और लूटपाट कर दी। वहीं बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। सामने वाला ने फोन किया, जैसे ढाबा वाला ने कहा उन्हें आप जो शोर आया है। हाँ, इसलिए आया। फायरिंग इनको लगी। ये कल रात की घटना है जिसमें देवता गांव में गौरी ढाबा नाम का ढाबा है, जहां पर कल रात को कुछ चोर चोरी की मंशा से ढाबे में घुसे थे, जिसमें जो ढाबे वाले हैं और जो लोग वहाँ काम करते हैं वो जग गए। उनके जगने के बाद जो ढाबे वाले हैं उन्होंने सामने के गांव से कुछ लोगों को बुलाया और वो मदद के लिए आए। उन चोरों ने उन पर भी हमला कर दिया और फायरिंग की। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और जल्दी ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के गेट पर ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही विधायकों ने असंसदीय शब्दों का बैनर पहनकर विरोध किया। आपको बता दें कि विधायकों ने ऐसे शब्दों को बैनर पर लिखा जिन्हें संसद में प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं विधायक यही बैनर पहनकर सदन के अंदर भी पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। शिवराज सिंह जी की सरकार जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग को गुमराह कर रही है, माननीय कोर्ट को गुमराह कर रही है और जनता का अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिले। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाढ़ को लेकर बचाव कार्य खत्म हो चुका है। अब राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि 10 नए केस सामने आए हैं, 12 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ को संसद का अनुभव है, विधानसभा का अनुभव नहीं है। टास्क फोर्स की बैठक कल मुख्यमंत्री जी ने ली। सर्वे के मामले में स्पष्ट हिदायत है कि कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए जो प्रभावित हो। गलत कोई न जुड़े, ये भी ध्यान देना है प्रशासन को। राहत कार्य, बचाव कार्य के बाद अब राहत कार्य तेजी से जारी कर दिया गया है। कोरोना के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में कुल 10 नए केस कल आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। 162 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कुल बचे हैं। संक्रमण दर 0.014 अब प्रदेश की रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.8 मध्य प्रदेश की हो गई है। कल भी जो सैंपल लिए गए वो 79,000 मध्य प्रदेश के अंदर, एक कम 80,000 सैंपल लिए गए। कांग्रेस नेता राजेंद्र मंडलोई के नेतृत्व में बैरसिया विधानसभा के मुबारकपुर चौराहे पर गड्ढा कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं राजेंद्र मंडलोई ने बताया कि भोपाल में सड़कों की स्थिति दयनीय है। बीजेपी की सरकार समस्याओं का हल नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार नीरज सिंह मीणा ने प्राप्त किया। साथ ही कार्यक्रम में अध्यक्ष सहित कई युवा उपस्थित रहे। विदिशा कलेक्टर पंकज जैन ने कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित गांवों का सर्वे में जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान कलेक्टर ने पैदल कीचड़ में चलकर घरों का निरीक्षण किया और लोगों को मदद दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही राहत कैंपों में जाकर लोगों से चर्चा भी की। सर्वे था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हमारा, और जो सहायता है अभी 2-3 चरण हैं। एक तो जो सबसे पहला था इमीडिएटली कैंप में, सबसे पहला तो हमारा ये था कि कोई जनहानि ना हो, और अब बाढ़ का जो पानी है प्रायः उतर चुका है, मतलब नदी नाले एटलीस्ट सेटल हो गए हैं। किसी पुल के ऊपर कोई पानी नहीं है, किसी गांव में एटलीस्ट एक कोई अप्रोच, किसी हर गांव की करीब एक अप्रोच खुली हुई है। तो ये पहला चीज था। दूसरा जो कैंप में इमीडिएटली रिलीफ शिफ्ट किया था वो चालू हो चुका है, वहाँ पे लोग हैं। तीसरा जो चरण था सर्वे है, सर्वे लगभग पूर्ण हो चुका है, और अब ये है कि जो राहत पहुंचनी है, लोगों के अकाउंट में राहत पहुंचनी है, वो आज कल से प्रारंभ। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। वहीं 3,82,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा मार्च के बाद सबसे कम है। जानकारी के मुताबिक मार्च में 3,65,000 एक्टिव केस थे। उसके बाद देश में लगातार कोरोना मामले में इजाफा हुआ। आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान रोजाना 3 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। करोड़ों रुपए खर्च कर नागरिकों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया जाता है, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते करोड़ों रुपए को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। पिछले कुछ सालों में बनी सड़कें पूरी तरह गड्ढे और तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं। बता दें, जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाला चैन सागर डैम मार्ग, जो कि राहगीरों के लिए मौत का मार्ग बनते जा रहा है, जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी इससे अनजान नहीं है। हर साल इन सड़क मार्गों के लिए लाखों रुपए आने के बावजूद सड़कों के गड्ढे नहीं भरे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी परेशानी यहाँ साहब के रास्ते के बजाय घर नहीं ठीक है। बाइक पे 2 आदमी नहीं चल सके, दिक्कत आई। 2 चल नहीं सके, पैदल चलने सही है, दिक्कत आई। 2 आदमी में दिक्कत आए हम। अच्छा, तो ये बारिश के समय में तो फिर ऐसे में ज्यादा दिक्कत आती है। अरे वो तो सूखा में बारिश नहीं, एक बात भी दिक्कत नहीं है। बाद में 12 महीना सर बहुत दिक्कत है। जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं? कोई मालूम साहब ना, कोई भी नहीं आया। अधिकारी कोई रुचि नहीं ले रही होगी। इरिगेशन वाला ने कहे साहब रोड तो इरिगेशन वाला। हाँ, तो आपने उनसे बात की? ये रोड लगभग पिछले 4-5 वर्षों से खराब है और इसके हाल ऐसे हैं इस टाइम कि चलने लायक बिल्कुल भी नहीं बचा है। आपने अभी वीडियो बनाया, वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि पूरा रोड पूरी तरीके से फुट चुका है, पूरे गड्ढे में हो गए। लगभग 8 से 10 गांव के लोग इस रास्ते से निकलते हैं। स्थिति निकलते गड्ढों में से, कई गिरते हैं। लगभग 4-5 साल से इसकी यही स्थिति है। बीच में पेच वर्क करा था थोड़ा सा, वापस यही स्थिति है पूरी। नमस्कार, मैं हेमराज सेन। आज हम बात करेंगे राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले खस्ता सड़क हालात के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे कुंवर चैन सागर दूधी डैम का ये मार्ग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ ग्रामीणों से बात की है, क्या कहना है उनका। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस रोड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ से करीब 10 गाँव वाले यहाँ से इस रोड से निकलते हैं। वहीं कुंवर चैन सागर दूधी डैम एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, देखने आते हैं। मगर हालात यहाँ है कि ये हालात सड़कों की वजह से यहाँ पर कोई लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते। साथ ही कई मुश्किलों से यहाँ पर लोग इस 5 किलोमीटर के रास्ते से होकर लोग गुजरते हैं। कई बार यहाँ पर हादसे होते हैं, मगर प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब देखेंगे इस खबर के बाद क्या प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि। राजगढ़ जिले के ग्रामीण अंचलों में कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। नरसिंहगढ़ तहसील के गांव रनावा में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार करते हुए गिरते पानी में खड़े रहे। वहीं लोगों की भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तीसरी लहर का कारण बन सकती है। लोग जिस तरह बिना मास्क के घूम रहे हैं, जिस कारण से तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। बैरागढ़ के रहवासी इलाके में अज्ञात चोरों ने एक होटल संचालक पर घर पर उसके चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि करीब 1.5 लाख रुपए के जेवर एवं चांदी के बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया चोरों ने। जानकारी के मुताबिक होटल संचालक के घर तीसरी बार चोरी की वारदात हुई है। मामले में कैलाश नगर के फरियादी प्रवीण तिवारी ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
क्या नाम है आपका? बीजन तिवारी। क्या हुआ भाई साहब आपके साथ? चोरी हो गई है। मेन गेट का ताला तोड़ के अंदर घुसे हैं, पूरे कबर्ड अलमारी तोड़ी हैं और चांदी की प्लेटें हैं भगवान की और लोटा है और 1 तोले की झुमकी थी, वो ले गए हैं और पूरा सामान अस्त व्यस्त कर गए। तो घर में कोई नहीं था उस वक्त जब चोरी हुई? नहीं, चोरी हुई थी उस समय कोई नहीं था। कहाँ गए सब घर परिवार? गाँव गए हैं। गाँव गए। आपके कौन लगते हैं? मेरे बड़े भाई। का सिलसिला जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।